Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start our next subject, that is physiology. हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में एनाटॉमी सेपरेटली स्टडी करनी है और फिजियोलॉजी अलग से स्टडी करनी है। फिजियोलॉजी क्या है, हमने कल भी जैसे बात की थी कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दो बिल्कुल डिफरेंट फील्ड्स हैं। एनाटॉमी क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ अ थिंग, कि कोई भी चीज किन चीजों से मिलके बनी हुई है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक लिविंग इंडिविजुअल है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर बेसिस क्या है, किन किन चीजों से, किन किन कंपोनेंट से वो मिलके बनी हुई है। देन नेक्स्ट वन इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ द फंक्शन। वो जो कंपोनेंट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, किसी भी सेल के, किसी भी सिस्टम के, उनका फंक्शन क्या है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, बॉडी में उन्होंने क्या काम परफॉर्म करना है। फिजियोलॉजी को अगर हम देखें तो फिजियोलॉजी को भी हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट ब्रांचेस में। जैसे कल हमने एनाटॉमी की बात की थी कि एनाटॉमी की डिफरेंट ब्रांचेस हैं, इसी तरह फॉर और ओन ईज हमने अपनी आसानी के लिए फिजियोलॉजी को भी डिवाइड किया है डिफरेंट ब्रांचेस में। फॉर एग्जांपल सेल फिजियोलॉजी, टिश्यू फिजियोलॉजी, सिस्टमिक फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। क्या मतलब है सेल फिजियोलॉजी, फंक्शन ऑफ सेल, सेल ने क्या काम परफॉर्म करना है। टिश्यू फिजियोलॉजी, टिश्यू ने क्या काम परफॉर्म करना है। सिस्टम फिजियोलॉजी, जैसे हमने कल बात की कि सिस्टम क्या है, कि एक सिस्टम इज अ कंपोजिशन, सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। डिफरेंट ऑर्गन्स ने मिलके बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेट करने के बाद कोई एक एक्टिविटी बॉडी की परफॉर्म करवानी है। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, तो ये क्या होगा, अब हमने ये जो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, डिफरेंट स्ट्रक्चर की इन्वॉल्वमेंट है, वो फंक्शन जो एक परफॉर्म करना है, दैट इज नोन एज द सिस्टमिक फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी को हमने पता है, नेम से ही पता चल रहा है, वाज़ेह है कि प्लांट फिजियोलॉजी फंक्शन ऑफ अ प्लांट, कि क्या क्या फंक्शन है प्लांट के, एक पौधे के। एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल्स के अंदर कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, डिफरेंट सेल्स हैं, उनका क्या काम है। ह्यूमन फिजियोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू। हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, जो हमारी फील्ड है, हमारा मेन फोकस है ह्यूमन फिजियोलॉजी, कि इंसानी जिस्म के अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस हो रहे हैं, वो प्रोसेसेस में किन किन कंपोनेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है, किस किस सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट है, कौन सा सिस्टम कोई एक स्पेसिफिक टास्क जो है वो बॉडी में परफॉर्म करवाता है। तो वी विल हैव द देयर अप्रोच इन फोकस कि ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं, किस तरह से कोई भी काम परफॉर्म होता है। हमें पता है कि बेसिकली क्या है कि बॉडी जो है वो एक केमिकल से मिलकर बनी हुई है, जो भी काम हो रहा है वो केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है। किसी भी कंपोनेंट का, किसी भी आयन का ज्यादा हो जाना, कम हो जाना, दैट ब्रिंग अ फिजियोलॉजिकल चेंज इन द बॉडी, ठीक है। अब हमें पता है कि एक ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी, नॉर्मल एक्टिविटी के लिए क्या जरूरी है, हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस क्या है, हीमोस्टेसिस मींस सेम एंड स्टडी। हीमोस्टेसिस क्या है कि बॉडी का जो एनवायरनमेंट है वो सेम होना चाहिए और स्टडी होना चाहिए, ठीक है। क्या मतलब है कि बॉडी की नॉर्मल एक्टिविटी के लिए जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसकी सेम होना इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। अगर बॉडी का एनवायरनमेंट एक जैसा लगेगा तो एक्टिविटीज, फंक्शन जो है वो नॉर्मली परफॉर्म होते रहेंगे। अगर बॉडी के एनवायरनमेंट में, इंटरनल एनवायरनमेंट में कोई चेंज आएगी तो दैट इज एन एब्नॉर्मैलिटी। कोई भी एब्नॉर्मल रिएक्शन होगा वो आपको शो होगा, दैट विल अफेक्ट द फिजियोलॉजी, बॉडी के फंक्शंस को अफेक्ट करेगी। वाटर की अमाउंट अगर बॉडी में ज्यादा हो गई है, किसी भी आयन की अमाउंट बॉडी में ज्यादा हो गई है, शुगर की अमाउंट ज्यादा हो गई है, तो क्या है कि एक बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंज आएगी, फिजियोलॉजी में चेंज आएगी। हीमोस्टेसिस क्या है, डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ग्रीक से ही मोस्टली डिराइव हुए हैं, एंड इट मींस सेम एंड स्टेडी, स्टैटिक।
सेम एंड स्टडी। तो सेम एंड स्टडी कैसे है कि आपको पता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस अगर आती भी रहें तो बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट उससे अफेक्ट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम टेम्परेचर को देखें, ठीक है, बॉडी का जो सिस्टम्स हैं वो इस तरह से काम कर रहे हैं कि बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो सेम रहे, बॉडी का टेम्परेचर जो है सेम रहे। बाहर बेशक टेम्परेचर गर्मियों में इंक्रीज हो जाए, ठीक है, और या सर्दियों में डिक्रीज हो जाए, लेकिन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर वो टेम्परेचर 37 डिग्री ही रहेगा। कैसे रहेगा? बॉडी के डिफरेंट रेगुलेटर्स हैं, डिफरेंट केमिकल्स हैं, डिफरेंट सिस्टम्स हैं जो उस टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए एफर्ट करेंगे, काम करेंगे। हेमोस्टेसिस क्या है? मेन इज द मेंटेनेंस ऑफ नियरली कांस्टेंट कंडीशन इन द इंटरनल एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट के अंदर, बॉडी के अंदर क्या रहे कि सेम कंडीशंस रहें, चाहे हम टेम्परेचर की बात करें, चाहे हम ब्लड प्रेशर की बात करें, या हम हार्ट रेट की बात करें, रेस्पिरेशन रेट की बात करें, आयंस की कंसंट्रेशन की बात करें, तो ये चीजें कंपोजिशन जो है वो सेम रहनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि 60% ऑफ एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज फ्लूइड। क्या है? मोस्टली हमारी बॉडी के अंदर कंपोजिशन को अगर हम देखें तो 60% इज फ्लूइड। फ्लूइड में मोस्ट इंपॉर्टेंटली वाटर। फ्लूइड जो है, लिक्विड जो भी मौजूद है उसमें सबसे ज्यादा वाटर मौजूद है, पानी की मौजूदगी है, और पानी के अंदर आयंस मौजूद हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि सेल के अंदर भी पानी मौजूद है और टिश्यूज के अंदर भी पानी मौजूद है। ब्लड की अगर कंपोजिशन देखें तो ब्लड इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा, और प्लाज्मा के अंदर क्या है? वाटर है मेन कंपोनेंट। देन टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड क्या है कि जितने भी सेल प्रेजेंट हैं उनके इर्द गिर्द भी पानी मौजूद है, फ्लूइड मौजूद है, और उसमें आयंस मौजूद है। अब बॉडी में जितनी भी एक्सचेंज हो रहा है सब्सटेंसेस का, हीमोस्टेसिस का मतलब है कि एक जैसे एनवायरनमेंट रहना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि कॉन्टिन्यूअसली बॉडी में बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत है, ठीक है, बॉडी को आयंस की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। सेकंड वन इज बॉडी में जब भी कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, सेल कुछ भी काम कर रहे हैं, तो कुछ उसके रिजल्ट में, केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में कुछ एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं। अगर वो सब्सटेंसेस वहीं पे सेल के अंदर मौजूद रहेंगे या फ्लूइड के अंदर मौजूद रहेंगे तो क्या होगा कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस का लेवल जो है वो बॉडी में बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होगा, और उसके इंक्रीज होने से टॉक्सिसिटी हो सकती है, सेल को ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, ठीक है। तो दो चीजें मेन इंपॉर्टेंट है कि हमने टॉक्सिक सब्सटेंसेस को वहां से रिमूव करना है और बॉडी से रिमूव करवाना है, ठीक है, वेस्ट सब्सटेंसेस को, और जो हमारे यूजफुल सब्सटेंसेस हैं उनकी प्रॉपर सप्लाई होनी चाहिए कि कॉन्टिन्यूअसली वो सेल को मिल रहे हो, ठीक है। ऑक्सीजन की अगर जरूरत है तो ऑक्सीजन कॉन्टिन्यूअसली सेल तक पहुंच रही हो, और जो कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर बन रही है, प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम सेल में से रिमूव करवा के और बॉडी से बाहर, आउटसाइड द बॉडी, उसको एक्सहेल करवाएं। देन वेस्ट सब्सटेंसेस जितने भी हैं, अगर पानी ज्यादा है या अगर जितने भी सब्सटेंसेस हैं, यूरिया है, अमोनिया है, यूरिक एसिड है, इन सब्सटेंसेस को भी हमने बॉडी से रिमूव करवाना है, यूरिन के थ्रू, फीसिस के थ्रू, ठीक है। तो वहां से, उस जगह से, सेल से उनका जाना। अब आपको पता है कि मोस्टली फ्लूइड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। ब्लड का हमें पता है कि ब्लड इज द सब्सटेंस, इज द लिक्विड दैट ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्लड जो है एक जगह से दूसरी जगह चीजों को लेकर जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो ब्लड ने ही ऑक्सीजन को लंग्स के जरिए लेके जाना है और जो है उसको डिफरेंट सेल तक, बॉडी के हर सेल तक पहुंचाना है, ठीक है। सेकंड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से वापस लेकर और लंग्स के थ्रू ही एक्सहेल आउट करवाना है। आपको पता है कि नॉस्ट्रल्स के थ्रू हम जो है इनहेल करते हैं एयर इनहेल होने के बाद लंग्स में गई, लंग्स में एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में जाने के बाद वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ऑक्सीजन
लंग से निकल के ब्लड में, ब्लड कैपिलरीज में आ जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैपिलरीज में से निकल के पहले टिश्यू फ्लूइड में या एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में और उससे एल्वेलाई में, और एल्वेलाई के जरिए हम उसको एयर को एक्सहेल आउट कर देते हैं। ठीक है, अब जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ गई है, अब ब्लड ने हार्ट के थ्रू पंप होके पूरी बॉडी में जाना है और उस ऑक्सीजन को बॉडी के हर सेल तक पहुंचाना है, और वापसी पे उधर से कार्बन डाइऑक्साइड को पिक करके उठा के ले आना है और बॉडी से बाहर एक्सहेल आउट करवा देना है। इसी तरह बाकी सब्सटेंसेस हैं जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं, डाइजेशन के बाद कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स जो है वो बिल्कुल मोनोसेकेराइड्स में, अमाइनो एसिड्स में टूट जाते हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन होती है ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर जब वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे इंटेस्टाइन के थ्रू, कैपिलरीज में जाएंगे, वहां से ब्लड हार्ट के थ्रू पंप होके जब पूरी बॉडी में जाता है तो वहां पे एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस होती है। जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस हैं, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, वो सेल जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पिक कर लेते हैं, और जितने टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जो सेल के अंदर बन रहे हैं, यूरिया है, अमोनिया है, वो सारे के सारे निकल के ब्लड के अंदर आ जाएंगे और ब्लड के अंदर से वो जाएंगे किडनीज के पास, और किडनीज के थ्रू एंड लिवर के थ्रू उसकी एक्सक्रीशन होगी। इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की जैसे हम बात की है कि पहले क्या होगा, ब्लड के अंदर चीजें आएंगी, ब्लड से वो जाएंगी चीजें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो सेल के बाहर लिक्विड मौजूद है, और उधर से डिफ्यूज होके, डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस, ये दो मेन फिनोमेना है जो बॉडी में फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस आर इन्वॉल्व। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को हमने बहुत डिटेल में एफएससी में पढ़ा हुआ है। डिफ्यूजन क्या है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम अ हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। ठीक है, एक जगह पे जहां पे सब्सटेंसेस की कंसेंट्रेशन ज्यादा है वहां से उनका ट्रांसपोर्ट होना जाना टू द प्लेस ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन जहां पे उनकी मिकदार जो है वो कम है, इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। देन सेकंड वन इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, पानी की ट्रांसपोर्ट है फ्रॉम अ कंसेंट्रेशन ऑफ लो सोल्यूट टू द कंसेंट्रेशन ऑफ हायर सोल्यूट। ठीक है, जहां पे सोल्यूट की मिकदार कम होगी वहां से पानी मूव करेगा टूवर्ड जहां पे सोल्यूट की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी। ठीक है, देन थर्ड फिनोमेना इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बॉडी में कहीं कहीं पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी है कि हम एनर्जी को यूज करके और सब्सटेंसेस को फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ये एज वी हैव डिस्कस्ड के ईसीएफ फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ट्रांसपोर्ट एंड मिक्सिंग सिस्टम क्या है कि बॉडी में ट्रांसपोर्ट जो है, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस ब्लड के थ्रू हो रही है। ब्लड से पहले चीजें आएंगी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से वो सेल के अंदर एंटर होंगी और सेल के अंदर जाने के बाद इंट्रासेलुलर फ्लूइड में उनकी एब्जॉर्प्शन होगी। देन वी नो कि ब्लड जो है वो कंटिन्यूअसली सर्कुलेट कर रहा है बॉडी के अंदर, क्लोज पाथवे में, एक क्लोज सिस्टम के थ्रू एक जगह से जा रहा है और वापस आ रहा है। ठीक है, तो हर बार वो जो है टॉक्सिक सब्सटेंसेस को उधर से उठा लेता है और यूजफुल सब्सटेंसेस को सेल को प्रोवाइड करता है। कितनी बार सर्कुलेट करता है, हमने कहा है कि थ्रू आउट द बॉडी वंस एवरी मिनट। अगर हम देखें तो 72 बीट्स पर मिनट हम कहते हैं कि होती हैं, और एंड 6 टाइम व्हेन एक्टिव, जब हमारी एक्टिविटी बढ़ जाती है, बॉडी को जो है ज्यादा काम करना है, एक्टिव है, तो क्या है कि ब्लड की सर्कुलेशन भी इंक्रीज हो जाती है, हार्ट की पंपिंग जो है, हार्ट रेट आपका, कार्डियक आउटपुट जो है वो बढ़ जाती है। ज्यादा बार हार्ट बीट करता है तो ज्यादा बार ब्लड को बॉडी में मूव करने का मौका मिलता है और ऑक्सीजन को बार बार सेल तक पहुंचाता है। Large amount of fluid and dissolved constituent resolve back and forth between blood and tissue spaces। हमने कहा है कि बैक एंड फोर्थ है, आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। ब्लड के अंदर से
एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से सेल्स के अंदर। इसी तरह सेल में से निकल के चीजें जो है वेस्ट सब्सटेंसेस है वो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में आ जाती हैं और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से वो ब्लड के अंदर डिफ्यूज होके और चली जाती हैं, निकल जाती हैं। एसेंशियल्स ऑफ हीमोस्टेसिस, अब हमने कहा है कि हीमोस्टेसिस के लिए एक स्टेडी एंड स्टेबल एनवायरनमेंट बॉडी में मेंटेन रखने के लिए किन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है? हम कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बॉडी में कम होनी चाहिए। ऑक्सीजन इज द यूजफुल सब्सटेंस, कार्बन डाइऑक्साइड इज द हार्मफुल सब्सटेंस। कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रही है उसको कॉन्टिन्यूसली रिमूव होना चाहिए सेल्स में से। इसी तरह ऑक्सीजन की कॉन्टिन्यूसली सप्लाई होनी चाहिए सेल को, कि कॉन्टिन्यूसली ऑक्सीजन हमारे पास आ रही हो और कार्बन डाइऑक्साइड निकल के जा रही हो। सेकेंड वन इज पीएच। पीएच क्या है? नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन। हमें पता है कि पीएच को कहते हैं ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट, कि किसी भी जगह की किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करवाने के लिए पीएच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। कि पीएच जो है एसिडिक होनी चाहिए या अल्कलाइन होनी चाहिए या न्यूट्रल होनी चाहिए। डिफरेंट जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं हमें पता है कुछ एसिडिक एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड है कुछ के लिए अल्कलाइन एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड है और कुछ केमिकल रिएक्शन न्यूट्रल एनवायरनमेंट में होते हैं। तो उन रिएक्शंस के लिए, उन एक्टिविटीज के परफॉर्म होने के लिए पीएच का सेम होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज वी नो कि अगर हम डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन में जो है पीएच का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। आपको पता है स्टमक की इंटेस्टाइन, अगर हम पहले माउथ से बात करें तो सलाइवा इज स्लाइटली अल्कलाइन, देन अगर स्टमक पर मूव करें तो गैस्ट्रिक जूसेस और गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट जो है वो हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट होता है। देन इंटेस्टाइन को देखें तो इंटेस्टाइन में क्या है कि वो अल्कलाइन एनवायरनमेंट है। दोबारा से क्यों इंपॉर्टेंट है कि बहुत से एंजाइम्स हैं, बहुत से ऐसे मेटाबोलाइट्स हैं जो मतलब जिनके लिए एसिडिक या अल्कलाइन एनवायरनमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। जो केमिकल रिएक्शन स्टमक में होने हैं उनके लिए एसिडिक रिएक्शन एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड है। अगर एब्जॉर्प्शन जो है वो सब्सटेंसेस की इंटेस्टाइन के थ्रू होनी है तो वहां पे स्लाइटली अल्कलाइन है, ठीक है। तो पीएच इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज द गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, देन सेकंड वन इज द पीएच ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट, थर्ड वन इज कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट। जो हमने पहले डिटेल में बात की है कि न्यूट्रिएंट की कॉन्टिन्यूस सप्लाई होनी चाहिए, ग्लूकोज की सप्लाई है, अमाइनो एसिड्स हैं और जितने भी आयंस हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, कार्बोनेट, वो कॉन्टिन्यूसली आ रहे हो सेल के पास, ठीक है। एंड देन वेस्ट प्रोडक्ट जितने भी हैं, यूरिया है, अमोनिया है, वो सारे के सारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहे हो, बॉडी से उनको हमने रिमूव करना है, निकाल देना है। देन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट, पानी की ना बहुत ज्यादा होनी चाहिए ना बहुत कमी होनी चाहिए। आपको पता है कि अगर वाटर इनटेक कम हो जाए तो डिहाइड्रेशन हो जाती है। सेल की एक्टिविटी के लिए, सेल में जो फंक्शंस परफॉर्म करने हैं उसके लिए वाटर जरूरी है, ठीक है। तो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, सॉल्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, देन वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ ईसीएफ, ठीक है। वॉल्यूम एंड प्रेशर, अगर वाटर की कमी हो जाएगी तो क्या होगा कि हाइपोवॉल्यूमिक है, कि वॉल्यूम कम हो जाएगा। देन अगर वाटर ज्यादा हो जाएगा तो हाइपरवॉल्यूमिक। देन प्रेशर की जो है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लास्ट वन इज टेम्परेचर रेगुलेशन, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो सेम होना चाहिए। बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए टेम्परेचर का सेम होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे ही अगर बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होने लगता है तो बहुत से रेगुलेटर्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, ब्रेन को मैसेज जाएगा और जो है हीमोस्टेसिस के अमल के थ्रू क्या होगा कि बॉडी का टेम्परेचर नीचे लाने की ट्राई की जाएगी। इसी तरह अगर बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है फ्रॉम अ सेट पॉइंट, ठीक है, तो क्या होगा कि एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी बॉडी की, और क्या करेंगे हम ट्राई करेंगे कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करने की, उस सेट पॉइंट तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। तो आज हमने जो हीमोस्टेसिस के एसेंशियल्स को डिस्कस किया है उसमें क्या है कि ऑक्सीजन, नंबर वन इज
ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट उनको कांस्टेंट रहना चाहिए, स्टेडी रहना चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन की कॉन्टिन्यूसली सप्लाई आ रही हो और कार्बन डाइऑक्साइड को हम कॉन्टिन्यूसली रिमूव कर रहे हो। सेकेंड वन इज पीएच। पीएच ऑफ द एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीएच भी कॉन्टिन्यूस कांस्टेंट रहनी चाहिए। थर्ड वन इज न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट सब्सटेंसेस, कि न्यूट्रिएंट्स की, एनर्जी की, रिएक्शंस के होने के लिए जरूरत है ग्लूकोज की, अमाइनो एसिड्स की, तो उनकी कॉन्टिन्यूस सप्लाई एंड वेस्ट सब्सटेंसेस की कॉन्टिन्यूस रिमूवल। देन फोर्थ वन इज इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, कि पानी और जो सोर्स है उनका मौजूद होना जरूरी है। देन वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ ईसीएफ, वॉल्यूम भी सेम होना चाहिए, सेम रहना चाहिए, एंड देन प्रेशर भी कॉन्टिन्यूस रहना चाहिए। एंड सिक्स्थ वन इज द टेम्परेचर रेगुलेशन, कि टेम्परेचर रेगुलेट कर रहे हैं, टेम्परेचर को कॉन्टिन्यूसली कांस्टेंट ही रहना चाहिए। एग्जाम्पल्स ऑफ हीमोस्टेसिस, हीमोस्टेसिस की अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो बॉडी वाटर रेगुलेशन बाय ऑस्मोरिसेप्टर्स एंड किडनीज, ठीक है। जब हमने बात की है कि बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर का बैलेंस रहना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन कभी ये होता है कि हमारी वाटर इनटेक ज्यादा होती है और कभी हमारी वाटर इनटेक जो है वो कम हो जाती है। इसी तरह बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है, वाटर की यूटिलाइजेशन कभी कम होती है, कभी ज्यादा हो जाती है, तो उसको कौन रेगुलेट करेगा? ऑस्मोरिसेप्टर्स। ऑस्मो वाटर के लिए यूज होता है, ऑस्मोरिसेप्टर रेगुलेट करेंगे। जैसे ही पानी की अमाउंट जो है, वाटर की अमाउंट अगर बॉडी के अंदर इंक्रीज हो गई है, ज्यादा हो गई है, तो ऑस्मोरिसेप्टर्स एक्टिव हो जाएंगे और वो क्या करेंगे कि किडनीज के थ्रू यूरिन की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी। बॉडी को अगर पानी ज्यादा है तो हमने उसको बॉडी से बाहर निकालना है, तो उसके लिए क्या है कि किडनीज के थ्रू उसकी हम प्रोडक्शन को, यूरिन प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स बाय किडनीज एंड रेस्पिरेशन, ये तो हम पहले से ही बात कर रहे हैं कि रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे और ऑक्सीजन के थ्रू ऑक्सीजन को इनहेल करके, एयर जब इनहेल होगी तो ऑक्सीजन जो है एब्जॉर्ब हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकल के एल्वेओलाई में, और जब हम एयर को एक्सहेल करेंगे तो उसके थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल देंगे। देन टेम्परेचर रेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेशन किस तरह से होती है, कौन कौन से मैकेनिज्म्स हैं जो इन्वॉल्व हैं बॉडी का एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रखने में। देन ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन, दैट इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि ग्लूकोज का लेवल बॉडी में एक्टिविटी कोई भी परफॉर्म होनी है उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और एनर्जी रिक्वायरमेंट में हम जब बात करते हैं तो ग्लूकोज का लेवल ना ब्लड में बहुत हाई होना चाहिए और ना ही लो होना चाहिए। अगर लो हो जाएगा तो बॉडी में एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं हो सकेंगी। देन अगर हाई कंटिन्यूसली हाई रहता है तो उसमें भी हार्मफुल है वो हमारे लिए। देन कांस्टेंट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स की जब हमने बात की है, जो जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, अमाइनो एसिड्स हैं, ऑयल्स हैं, ठीक है, लिपिड्स हैं, देन सोडियम, पोटेशियम, ये सारी की सारी भी इनकी कांस्टेंट सप्लाई होनी चाहिए। देन मेंटेनेंस ऑफ पी कार्बन डाइऑक्साइड एंड पी ऑक्सीजन, के कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की अमाउंट एंड देयर प्रेशर वो भी कांस्टेंट रहना चाहिए। देन मेंटेनेंस ऑफ पीएच, जो हमने पहले 6 बातें की थी उसी का ये है एग्जांपल है हीमोस्टेसिस की, कि किस तरह से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कांस्टेंट रख सकते हैं। रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट, कि जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसके एंड में जो भी वेस्ट सब्सटेंसेस बनते हैं उनको हमने बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देना है। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द लंग्स and removal of uric acid by the kidneys and also excess of ions and water, जितना भी excess water बॉडी में बन रहा है, ions बॉडी में है, यूरिक एसिड है, यूरिया है, उसको हमने बॉडी से रिमूव करवाना है। तो 2 मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं हीमोस्टेसिस के लिए, किसी भी एनवायरनमेंट के स्टेबल एंड स्टडी रहने के लिए। क्या है कि यूजफुल सब्सटेंसेस की कॉन्टिन्यूअस सप्लाई, ठीक है, कॉन्टिन्यूअसली जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं वो हमारे सेल को मिल रहे हो, आ रहे हो हमारे सेल तक। एंड सेकेंड वन इज कॉन्टिन्यूअस रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है,
अगर कॉन्टिन्यूसली रिमूवल नहीं हो रहा वेस्ट प्रोडक्ट का, तो वेस्ट प्रोडक्ट की अमाउंट बॉडी में ज्यादा होती जाएगी एंड दैट विल कॉज टॉक्सिसिटी। तो दो मेन इंपॉर्टेंट बातें क्या है, यूजफुल सब्सटेंसेस की कॉन्टिन्यूस सप्लाई एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस का कॉन्टिन्यूस रिमूवल। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, कल हम इंशाल्लाह आगे यहीं से स्टार्ट करेंगे।